जय हिंद साथियों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफार्म में। आप देखेंगे कि सी टेट के आपके पेपर जो होने वाले हैं, अब आपके काफ़ी कम समय बचे हुए हैं। आप आगे अंतिम महीने में आप देखेंगे कि इसी महीने में आपके पेपर चालू हो जाएंगे 20 से या आपके 15 के आसपास, यानी 15 दिसंबर के बाद आप देखेंगे कभी भी पेपर आपके चालू हो सकते हैं। तो अंतिम समय में देखेंगे कि सी टेट एक ऐसी परीक्षा है जहाँ से प्रीवियस के प्रश्न काफ़ी मायने रखते हैं। प्रीवियस के प्रश्न आप देखेंगे हूबहू एज इट इज़ छपते हैं। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आपको देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, खास तौर पे उन पेपरों को जो आप देखेंगे 2021 में सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर पे हुआ था। तो वहाँ से आपके प्रश्न आप देखेंगे हूबहू बनेंगे। तो उसी के अंतर्गत जो आप देखेंगे 10 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था, उसके अंतर्गत बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे, उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जल्दी से एकदम सामान्य भाषा में चर्चा करेंगे, जहां थोड़ी सी समझाने लायक बताने लायक बात रहेगी आपको बताएंगे, वरना प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। क्योंकि इन प्रश्नों को अगर आप एक बार देखे रहेंगे, आपके सामने से एक बार गुजरा रहेगा, तो पेपर में अगर यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे तो आप आसानी से आपके दिमाग को हिट करेगा और आप उसे सही कर जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और उन प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे ये प्रश्न आपके हूबहू छपेंगे और ये 10 जनवरी 2022 का पेपर है। आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सामान्य तैयारी करते चलिए और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख लेंगे और तैयारी भी आपकी नहीं रहेगी तो आप अच्छा करेंगे और आप क्वालिफाई परीक्षा है, आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आइए पहला प्रश्न में आपको सही कथन कौन सा नहीं है, आपको वो इसमें से बताना है। तो पहला देखेंगे, विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। तो आप देखेंगे कि ये आपका सही कथन है, विकास जो है आपका क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित रूप से होता है। वही दूसरे विकल्प की बात करें, विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। यहाँ पे आप इस शब्द को ध्यान से देंगे, जो केवल शब्द आ गया है, तो यही आपका नेगेटिव हो गया। आपको ज़्यादा कुछ देखने की, आगे सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इन टैग वर्डों का वीडियो हमने डाला हुआ है, जो अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, काफ़ी मददगार साबित होगा। तो यहाँ पे नहीं पूछा है और आपका केवल आ गया, और केवल आपका नेगेटिव टैग वर्ड है यानी नकारात्मक है। तो ये आपका विकल्प यहीं पे सही हो जाएगा और आगे देखने की आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको छांटने आना चाहिए कौन सा सही विकल्प है और कौन गलत है। इतने पे आप पकड़ बना लेते हैं तो आप आसानी से इस परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएंगे। आइए वही दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे, आपसे यहाँ पे प्रश्न बना था कि भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है, यानी किसके अंतर्गत जो संवेदनशील की भावना है वो आती है। आपके वो जन्म पूर्व अवस्था में आती है, कि आपके प्रारंभिक बाल्य अवस्था में आती है, किशोरावस्था में आती है, कि वयस्क अवस्था में आती है, आपको ये बताना है। तो संवेदनशील होता है तो जो देखेंगे बाल्यावस्था होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही बच्चा संवेदनशील मूड में रहता है। तो इसमें आपका विकल्प 2 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न देखेंगे 2021 के सी टेट में बने थे और इस बार भी देखेंगे आपके ऐसे ही प्रश्न आपको बनेंगे। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। एक बार इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो इसमें आप देखेंगे ब्रैकेट दिया है, उसके बाद और फिर ब्रैकेट, उसमें भी आपको भरना है बच्चों के समाजीकरण का द्वितीय घटक बताना है, यानी बच्चों का जो द्वितीय घटक है उस समाजीकरण का वो कौन सा है आपको वो बताना है। तो आपको इसमें देखेंगे पहला आपका घटक जो होता है परिवार हो जाता है, आस पड़ोस हो जाता है। तो ये पहला घटक है। आप इसमें देखेंगे द्वितीय पूछा है। आपका धर्म और अभिभावक, ये आपका होगा नहीं, धर्म से कोई बच्चों को मतलब नहीं रहता है। स्कूल और धर्म आप देखेंगे, तो स्कूल से आप देखेंगे पहला आपका घटक स्कूल हो जाता है और दूसरा धर्म, क्योंकि धर्म से जोड़ेंगे दूसरे घटक के रूप में तभी होगा, उसके बाद आपका स्कूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका सही हो जाएगा। इसमें अभिभावक चूंकि दिया हुआ है तो अभिभावक आपका परिवार के अंतर्गत आ जाएगा, पहले घटक के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये नहीं होगा, विकल्प आपका तीसरा सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। सामान्य चाल से सामान्य भाषा में इसे समझते हुए चलेंगे। तो आइए वही चौथे प्रश्न को देखते हैं। इसमें आप देखेंगे पूछा है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार
बच्चे संरक्षण करना किस अवस्था में कर पाते हैं। जो संरक्षण की अवस्था है, अर्थात सीधा आप ये समझिए कि आपको संरक्षण की अवस्था बताना है, वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे आपका संरक्षण करने लगते हैं। तो आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है यानी वस्तुओं को देख के समझना, तो वही आपका ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाता है। तो इस प्रकार से विकल्प आपका इसमें ये सही होगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके 2021 के सीटेट में बने थे। आइए वही पांचवें प्रश्न को देखते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात इसमें आपको नेगेटिव बताना है। आपके 3 पॉजिटिव दिए हुए हैं, एक नकारात्मक वाक्य दिया हुआ है, तो नकारात्मक को ही आपको बताना है। तो वर्गीकरण के मौके देना, आपको इसमें से आपको ये बताना है, वर्गीकरण के मौके देना, ऐसी समस्याएं देना जिससे अमूर्तता की आवश्यकता हो। जी हाँ, देखिए जहाँ अमूर्तता की बात आ जाए बच्चों के लिए पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो वहीं पे आपका वही विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यह विकल्प सही हो जाएगा। इन प्रश्नों को आप एक बार ससरी निगाह से भी देख लेंगे तो आपके नज़र में, आपके ध्यान में हमेशा रहेगा। तो आप इन प्रश्नों को जरूर एक बार देख लीजिएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने से बातचीत करते हैं। ले बैगोस्की के अनुसार वो क्या करते हैं, उन वाक्य को क्या कहेंगे, आपको वो बताना है। तो उनकी आत्मकेंद्रिता को दर्शाता है ये बात, कि उनकी संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है ये वाक्य, कि उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, कि उनके अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। आपको इसमें से ये बताना है। तो आप देखेंगे यहीं पे पॉजिटिव वाक्य आ गया, ये तीनों आप देखेंगे नेगेटिव को दर्शा रहा है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, उनकी सोच को नियमित करने में मदद करता है। तो अर्थात आपका विकल्प ऐसे सही हो जाएगा। तो इसी तरह आपको विकल्प छांटने आना चाहिए। पहले अगर आपको छांटने आ गया नकारात्मक सकारात्मक, तो आप काफ़ी प्रश्नों को ऐसे ही हल कर ले जाएंगे। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं, 7वें प्रश्न को। तो 7वें में देखेंगे, आपसे पूछा है, निम्न में से किसने जोड़ दिया है कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। अर्थात यहाँ पे देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक की बात आ गई, तो आप बस इतना समझिए कि सामाजिक और सांस्कृतिक की बात किसने की है। तो आपके लेव वाइगोस्की ने की है सामाजिक और सांस्कृतिक की बात। तो आपका विकल्प यही सही हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए वही अगले प्रश्न 8वें प्रश्न को देखते हैं। तो 8वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देता है कि केवल समाज ही तय कर पाएगा कि वह क्या सही है और क्या गलत। आपको ये बताना है किस स्तर पे आपको करता है। तो आप देखेंगे आज्ञा पालन में दंड अभिविन्यास, तो ये तो आपका होगा नहीं कभी भी आज्ञा, क्योंकि आज्ञा पालन की इसमें बात कही जा रही है। अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, ये भी आपका विकल्प नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे ये नैतिकता से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगले में आएंगे तो अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो आप विकल्प देख के ही आप समझ सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद एक बात पहले ही हमने आपके टैग वर्ड की वीडियो में ही बताया हुआ है कि जहाँ भी आपको समझ में ना आए, जिस प्रश्न में आपके चारों विकल्पों में से कोई समझ में नहीं आ रहा है उसमें कौन सा सही है, तो जो बड़ा वाला विकल्प रहेगा आप उसे लगा देंगे, तो आपके 90% से अधिक चांस है कि आपके वो विकल्प सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात कर लें, देख लें वहाँ पे। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर के प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बताना है कौन आलेख करती है। तो मानवीय, आप देखेंगे पहला विकल्प दिया हुआ है, मानवीय अस्तित्व के मामले में सोचने का सामर्थ्य और संवेदनशीलता। दूसरे विकल्प में देखेंगे ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता। तीसरे में देखेंगे आप कि स्थानों के पैटर्न को पहचानने एवं उनमें हेर फेर करने की क्षमता। चौथे में आप देखेंगे समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। आपको ये बताना है इन प्रश्नों में से कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तो अगर वही पैटर्न आप पकड़ के चलते हैं, अगर समझ में ना आए, हम एक बात बता रहे हैं, अगर आपको समझ में ना आए, पैटर्न पकड़ के चलते हैं कि जो बड़ा है वही सही होगा, तो इसमें भी आप देख भी सकते हैं ये पॉजिटिव आपका वाक्य भी है, आप पढ़ेंगे तो इसलिए आपका इसमें इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। तो आपको नकारात्मक और सकारात्मक वाक्य छांटने का ढंग आ गया तो आप पेपर आसानी से क्लियर कर ले जाएंगे। ये उसके लिए आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी मायने रखते हैं। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा। अभी तक आपने कुछ नहीं देखा है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप पूरी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसके अलावा आपको ज़्यादा देखेंगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, आप ये देखेंगे पिछली बार 2021 के सीटेट में ये प्रश्न कई शिफ्टों में बार बार रिपीट किया था। तो आप देखेंगे कि प्रश्न रिपीट भी होंगे, बार बार रिपीट भी होंगे। तो प्रश्नों को आपको जो भी देखना है ध्यान से देखना है, अच्छे से समझते हुए चलना है, क्योंकि वहाँ से अगर प्रश्न बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको यही बताना है इसमें कि प्रगतिशील कक्षा में अधिगम आपका कैसा होगा। तो अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। उसके बाद शिक्षकों के अधिगमकर्ता द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है। निष्क्रिय अधिग्रहण द्वारा होता है। केवल अभिकर्ताओं की जिम्मेदारी व शिक्षकों की मुख्य भूमिका नहीं होती है। आपको इस प्रकार से, तो आपको इसमें से बताना है विकल्पों में से कि प्रगतिशील कक्षा में अधिगम आपका कैसे होता है। तो आप देख ही सकते हैं जहाँ भी अंतःक्रिया की बात आ जाए तो वो आपका सकारात्मक वाक्य हो जाता है। तो इसमें आप पहला ही आपका विकल्प सही होगा, क्योंकि आप देखेंगे अंतःक्रिया और समाज द्वारा बताया गया है, तो आपका विकल्प इसमें यही सही होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे आपके आसान से आसान प्रश्न बनते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड सही रख के प्रश्नों को शांतचित्त मन से करेंगे तो आसानी से प्रश्नों को सही कर ले जाएंगे। तो आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। कथन निष्कर्ष से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो कथन निष्कर्ष भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे कि हर शिफ्ट में एक या दो प्रश्न आपको जो प्राथमिक लेवल का है पेपर उसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखिए पहले कथन में आपका पूछा है, गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यह है जो गणित के शिक्षकों को, अर्थात जो गणित पढ़ाते हैं, लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। उसके बाद अगर इस पर तर्क देखा जाए तो लड़कियों में गणित को समझाने की आनुवंशिकता क्षमता नहीं होती है। आपको ये तर्क बताना है। इसमें आपको ये बताना है कि ए और आर दोनों सही है। आर व्याख्या करता है ये कि क्या ये विकल्प आपका सही है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है, आर और ए दोनों गलत है। तो आप देखेंगे आपको पढ़ने से ही पता ये चल जा रहा है कि आपके दोनों ये सेंटेंस गलत दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से आपका इसमें जो विकल्प में दोनों गलत दिया है वही सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके कथन निष्कर्ष से भी प्रश्न बनते हैं। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। भाषा के संदर्भ में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है किस पे बल देती है आपको वो बताना है। तो जहाँ भी बहुभाषिकता की बात आ जाए तो वही विकल्प सही होगा, उसके आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। मूल्यांकन का आपको उद्देश्य बताना है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो इस विकल्प में भी सेम वही आपका आइडेंटिटी आप फॉलो करते हुए चलना है। समझना है तो बड़ा वाला टिक मारिएगा। तो इस हिसाब से जाएंगे तो देखेंगे चौथा सबसे बड़ा दिख रहा है। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। अधिगमकर्ताओं को सिखाने की प्रक्रिया में आप देखेंगे मदद करने के तरीके खोजना। तो देखिए जहाँ भी खोजने की बात आ जाए तो आपका वही सही होगा और ये बड़ा भी है। तो इस प्रकार से आपका विकल्प इसमें चौथा सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, यानी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव में इसका जवाब देना है। तो आप इस आइए विकल्पों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए सौर प्रणाली की जहाँ बात है जो गलत होगा, विकल्प ये होगा नहीं। उसके बाद गुणा करना ये आपका दिया होगा नहीं। उसके बाद शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, ऐसा भी प्रश्न नहीं है, ये भी आपका गलत है। और देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो ये चौथा बड़ा है और ये पढ़ भी सकते हैं आप। शहरीकरण वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों को अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करना। जितना ज़्यादा आप विश्लेषण करेंगे अलग अलग प्रभावों का तो बच्चा आप देखेंगे आसानी से समझेगा और उसका समालोचनात्मक जो सोच होता है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो इस प्रकार से ये आपका विकल्प सही होगा। आइए वही 15वें प्रश्न को देखते हैं। तो 15वें प्रश्न में आप देखेंगे आपसे पूछा है अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। आपको वो बताना इसमें, यानी आपको पॉजिटिव रूप में बताना है। तो अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव की उपेक्षा करना। आप देखेंगे जहाँ भी उपेक्षा करने की बात आ जाए तो वो तो आपका विकल्प कभी होना नहीं है। तो इस प्रकार से ये पहला विकल्प आपका नहीं होगा। आइए दूसरे विकल्प को देखते हैं। तो अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उसका संचयन करना। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आपका वाक्य आ गया तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों शब्दों के आधार पे आपको सेंटेंस को पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में छांटने आना चाहिए। अगर इतना छांटने आ जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके
50% अंक आपके सीटेट में पेडालॉजी से आते हैं, तो उन पेडालॉजी को आपको छांटना ही है, वहाँ पे समझ जाएंगे तो आप आसानी से कर जाएंगे। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो एक समावेशी कक्षा में देखिए इस प्रकार के प्रश्न बार बार आपको आएंगे, तो आपको ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना है, क्योंकि आप पेपर में देखेंगे आसान प्रश्न ही गलत हो जाते हैं और वही आपको फिर मेरिट में नीचे लेके आते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको समावेशी कक्षा का लक्षण इसमें बताना है। तो विद्यार्थी ज्ञान सामग्री निष्क्रिय की जहाँ पे बात आ जाए तो वो विकल्प पे आँख मूंद के आपको गलत मार देना है, वहाँ पे वो आपका नहीं होगा। आइए दूसरे विकल्प देख लेते हैं। तो विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। जी हाँ, यही होता है आपका जो भी समावेशी कक्षा होगा उसमें विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते हैं और विकसित होते हैं, तो इसमें से आपका विकल्प यही सही होगा। तो इस प्रकार से आपके पेडालॉजी के प्रश्नों को हल करना है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं, 17वें प्रश्न को। तो 17वें प्रश्न में देखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिनियम जो 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई थी वो आपको बताना है। तो ये तथ्यात्मक प्रश्न है, आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ये तर्क पे आपका नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे कि कुछ प्रश्न आपके तथ्यात्मक रूप से आएंगे और आपके कुछ प्रश्न आपके कुछ क्या 50% प्रश्न आपके पेडालॉजी पे आएंगे जो आपको तर्क पे करने होते हैं। तो ये तथ्यात्मक प्रश्न है, तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा आपको ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला जो निजी विद्यालयों का आरक्षण है इसमें बात कही गई है। जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का खंड 12 है उसमें निजी जो विद्यालय हैं उसमें आरक्षण की बात कही गई है, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें दूसरा सही होगा। वही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे इसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है, आपको ये बताना है। गणितीय क्षमता को सीधे प्रभावित करती है, आपको ये बताना है। तो हमने इस पे पहले ही वीडियो बनाया हुआ है विकार से संबंधित, अभी तक अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आप अच्छे से समझ जाएंगे। डिसकैलकुलिया के बारे में, डिस्ग्राफिया के बारे में, डिस्लेक्सिया के बारे में हमने सारा वहाँ पे बताया हुआ है। तो जहाँ पे भी गणितीय बात आ जाए तो गणित को आप कैलकुलेटर से जोड़िएगा यानी कैलकुलिया से जोड़िएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डिसकैलकुलिया है आपका वही विकल्प सही होगा। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके भी इन प्रश्नों को सही कर जाएंगे। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे 19वें प्रश्न में आपसे पूछा है विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। आपको जो विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले आपके छात्र आपके बालक होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको इसमें से ये बताना है कि आप क्या करेंगे। तो उसमें आप देखेंगे लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए जो बच्चों के हिसाब से हो, छात्रों के हिसाब से हो। तो लचीला पाठ्यक्रम रहेगा तभी आप देखेंगे बच्चे आसानी से समझ जाएंगे, आसानी से शामिल होंगे। एक टीचर को यही करना चाहिए, तो आपका विकल्प इसमें ये सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति है। प्रभावी रणनीति है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी आपको पॉजिटिव यानी सकारात्मक रूप में आपको विकल्प चुनना है। तो आपका इसमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प होगा। तो आइए देखते हैं, पहला विकल्प में देखेंगे दिया हुआ है उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछना है। ऐसा आप करेंगे नहीं, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों से आप प्रश्न आसान पूछेंगे तो वो तुरंत बता देंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा आप करेंगे तो प्रभावी रूप से कभी भी वो आपके प्रतिभाशाली बच्चों पे लागू नहीं होगा, तो आपका ये विकल्प नहीं होगा। उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपेंगे। जी हाँ, आप यही विकल्प करेंगे, यही विकल्प चुनेंगे, क्योंकि आप देखेंगे जो भी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, उनको चुनौतीपूर्ण कार्य बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप वही कार्य उनको देंगे। तो इसलिए आपका विकल्प इसमें दो सही होगा। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले में देखेंगे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए, यानी शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए विद्यार्थियों को अधिगम को सही रूप से करने के क्रम में। तो कल संकल्पना मानचित्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसके बाद खोजी अधिगम, उसके बाद सहज अनुमान लगाना, उसके बाद निष्क्रिय नकल।
आपको इसमें से बताना है। तो जो आपका निष्क्रिय नकल है ये आपको कभी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से विकल्प आपका इसके ये सही है। इस प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप देखेंगे कि पढ़ते ही आप उसका विकल्प चुन लेंगे और आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। तो प्रश्नों को आपको सबसे तो पहले ध्यान से पढ़ना है और एक ही बार पढ़ने की कोशिश करिएगा पेपर हॉल में बैठने के बाद, क्योंकि आप 2 बार 3 बार पढ़ते हैं तो फिर आप देखेंगे वहाँ पे समय जाया करेंगे और उसके बाद आप काफ़ी बच्चों से पीछे रह जाएंगे। तो अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे। तो अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसारण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है। सूचना प्रसारण का कौन सा तत्व सहायक है आपको वो बताना है। तो आप देखेंगे विस्तारण, जहाँ पे भी विस्तारण की बात की जाए, फैलाने की बात की जाए, तो आपका विकल्प वही सही होगा। तो इस प्रकार से इसमें ये सही है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। 23वें प्रश्न में, 23वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है, एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। आपके यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं। बच्चे पहले से क्या जानते हैं। अब क्या आपको ये सही होगा, सामान्य भ्रांतियाँ, विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षा, उसके बाद विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली। आपको ये बताना है कि इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखेंगे कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं। एक शिक्षक को ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी आपको विषय पढ़ाना है बच्चों को, तो सबसे पहले आपको ये बच्चों से पता करना पड़ेगा, बातचीत उनके हाव भाव से, कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं। आप अधिक्रिया करा के, प्रतिक्रिया करा के ये जानने की कोशिश सबसे पहले करेंगे कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं, तो आप ये भी जानेंगे। उसके बाद सामान्य भ्रांति, आप देखेंगे बच्चों में कई तरह की भ्रांति होती है, अलग अलग अपने हिसाब से बच्चे सृजनशील होते हैं, उनका दिमाग ज़्यादा दौड़ता है, तो वो अलग अलग भ्रांतियाँ होती है, उनका भी आप पता करेंगे। तो आपका ये भी विकल्प सही है। विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षा, जी हाँ, आप ये भी करेंगे। कोई भी विषय आपको सिखाना है तो उनकी पूर्वापेक्षा करेंगे, यानी सिखाने के बाद ये अपेक्षा आप करेंगे कि बच्चे सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, इसके लिए आप फिर उनसे प्रश्न करेंगे। विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली, जी हाँ, उनकी मातृभाषा में आप उनको अधिगम कराएंगे यानी पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे चारों विकल्प सही है। तो जिसमें आपका ये चारों दिया हुआ है वो आपका विकल्प सही होगा, अर्थात आपका चौथा विकल्प सही है। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। 24वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है। आपको ये बताना है संरचनात्मक जो उपागम होता है उसके अंतर्गत किसको बढ़ावा दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि पूछताछ आधारित शिक्षा, जी हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि जो संरचनात्मक उपागम होता है उसको ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से विकल्प आपका दूसरा सही होगा। आइए अगले 25वें प्रश्न की बात करें। तो इसमें आप देखेंगे एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं के चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, आपको ये बताना है। एक शिक्षिका ऐसे कर रही है तो वो कौन सा आपका कौशल विकसित करने की प्रेरणा यानी सोच रही है। तो आप देखेंगे कि जो अधिसंज्ञानात्मक है उसको वो डेवलप करने के बारे में सोच रही है। तो आपका विकल्प इस प्रकार से ये सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों को सामूहिक करके याद करने की रणनीति आपकी क्या कहलाती है। आपको ये बताना है। समावेशन कहलाती है, खंडीकरण कहलाती है, अनुबंधन कहलाता है कि अधिसंज्ञान कहलाता है। अर्थात इसमें आप देखेंगे कि कहने का ये मतलब है कि जैसे कोई फ़ोन नंबर है 10 अंकों का, तो उसको अलग अलग भागों में, जैसे 3 में बांट दिया, 4 में बांट दिया, तो बांट के याद कराने को यानी खंड में करके याद कराने को प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आप जैसे भी खंड करने की बात आ जाए तो वहाँ पर आपका खंडीकरण होगा। तो इस प्रकार से आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। वहीं 27वें प्रश्न की बात करें तो इसमें आप देखेंगे नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना, निम्न में से किसका महत्वपूर्ण भाग है, आपको इसमें से ये बताना है। तो आप ये देख के ही समझ सकते हैं। मूल्यांकन की जहाँ पे भी बात आ जाए तो आप देखेंगे कि समस्या समाधान की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो आपका विकल्प इसमें तीसरा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को जवाब देना है, एक बार सावधानी से, आसानी से पढ़ना है और आपको समझ के उत्तर देना है। तो आप इन प्रश्नों को कर ले जाएंगे। वही देखिए, कथन निष्कर्ष से आपके
प्रत्येक शिफ्टों में 1 से 2 प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे एक बना हुआ है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। तो उसका कारण में दिया हुआ है कि भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं। तो आपको बताना है कि आपका इसमें से क्या होगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, कि उसके बाद ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। कि उसके बाद तीसरे विकल्प में देखेंगे ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथे विकल्प में ए और आर दोनों गलत हैं। आपको ये बताना है। तो दोनों आप देखेंगे नेगेटिव आपके नकारात्मक बात कर रहे हैं, तो इसमें आपके दोनों विकल्प ही गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आपको जो कथन निष्कर्ष के दिए होंगे उसको एक बार आप अच्छे से सावधानी से पढ़ेंगे, तो पढ़ने पे ही आपका उसमें से जवाब निकल के आ जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें देखेंगे तो पूछा है आपसे कि संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध में किस तरह से देखते हैं, किस तरह से वो देखते हैं, आपको इसमें से ये बताना है। तो आप देखेंगे कि इसमें दोनों एक दूसरे के स्वतंत्र है, ऐसा कभी होगा ही नहीं। उसके बाद दोनों एक दूसरे से गूंथे हुए हैं, जी हाँ, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार से आपका ये विकल्प सही होगा। तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न आपके प्रीवियस वर्षों में आए हुए हैं। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई तो केवल प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को एक बार अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे, तो आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये था 10 जनवरी का जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी CDP के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आए थे। एक छूट गया, 29 ही प्रश्न इसमें आ पाए हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और भी हम आगे ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।